Good morning, students. So today's our cloud computing lectures and topic is distributed computing. In last lecture we have seen about the cloud computing basics and there are some types. Now next topic is distributed computing. So let's start. A distributed computer system consists of multiple software components that are on multiple computer but run as a single system. The computer that are in the distributed system can be physically close together and connected by a local network, or they can be a geographically distant and connected by wide area network. सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आई कि क्लाउड कंप्यूटिंग यानी ऑन डिमांड सर्विस इन वर्चुअल सर्वर. ओके, मतलब कि आप लोग वर्चुअली जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग मल्टीपल पीसीज को एक साथ कनेक्ट करके थ्रू लैन केबल या फिर वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करके उनका एक सेंट्रलाइज सर्वर यूज़ कर सकते हो. बेसिकली पहले क्या रहता था कि एक अगर ऑफिस है तो वो एक ऑफिस के अंदर एक ही पीसी रहता था. ओके, एक पीसी, एक सीपीयू, फिर रैम 4 to 8 GB तक का रैम. ओके, तो एक पीसी के ऊपर ऑफिस के सारे काम होते थे. फिर एडिटिंग रहे, कुछ फाइल स्टोर करना है तो वो, देन उसमें वीडियो स्टोर करना है, जो भी ऑफिस की जनरल कामें रहती है वो सब एक ही पीसी के अंदर स्टोर रहते थे. इससे क्या होता था, वो पीसी के ऊपर लोड रहता था. देन अगर आपको ज़्यादा काम आया तो आप लोग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, बिकॉज एक पीसी के ऊपर आप लोग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम नहीं परफॉर्म कर सकते. आप लोग विंडोज़ ओपन करके रख सकते हो कि आप लोग पीपीटी ओपन करके रखे हैं, आपने वर्ड ओपन करके रखा है, एक साइड पे आपका गूगल चल रहा है, तो आप लोग मल्टीपल विंडोज़ को जो है ओपन करके रख सकते हो. बट आप लोग एट अ टाइम यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो, वर्ड पे भी कर रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोग मल्टीटास्किंग जो है एक पीसी के ऊपर नहीं कर सकते. तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आने लगे, देन उसके साथ में ऑफिस का पूरा डेटा एक ही पीसी के अंदर स्टोर. अगर वो पीसी डैमेज हो गया, वो पीसी के ऊपर किसी ने अटैक कर लिया, कुछ भी अगर आपका डेटा लॉस हुआ तो रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसका कोई बैकअप ही नहीं रहता था. तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते थे उसको ओवरकम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्रिएशन हुआ या फिर डेवलप्ड हुआ. तो ये कंसेप्ट में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के लिए एक सर्वर रहता है और वो सर्वर के अंडर मल्टीपल क्लाइंट सर्वर्स जो है वो काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपका अगर लैब है, कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब के अंदर एक आपका मेन पीसी रहता है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, और वो सर्वर मल्टीपल पीसीज को जो है कनेक्टेड रहता है थ्रू लैन केबल. इससे क्या होता है, आप लोगों का जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क का आउटकम बहुत जल्दी आता है. जैसे कि अगर आपको पीपीटी क्रिएट करनी है, तो अगर आप लोगों ने वर्क आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक जन इन्फॉर्मेशन निकालेगा, एक डिज़ाइन करेगा और एक फाइनल उसका असेंबल करेगा, और तीनों पीसी के ऊपर आप 3 लोग अगर काम कर रहे हो, और जो डेटा आप लोग शेयर करोगे वो डेटा अगर नेटवर्किंग में शेयर हो रहा है थ्रू सर्वर, तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा. इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं. तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक आपका मेन सर्वर रहेगा और उसको कनेक्टेड मल्टीपल क्लाइंट सर्वर्स रहेंगे, और ये जो कनेक्शन रहेगा या फिर ये जो कम्युनिकेशन होगा ये ओवर द नेटवर्क रहेगा. ये ओवर द नेटवर्क में आपका जो कम्युनिकेशन होता है ये हमेशा इंटरनेट थ्रू होगा, या फिर आप लोग वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हो. तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं. Then next is a distributed system can consist of any number of possible configurations such as mainframes, personal computing, workstation, मिनी कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. तो आप लोग इसके अंदर मल्टीपल पीसीज जिनका अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग भी है तब भी आप लोग ऐसे पीसीज को जो है कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफर मेनी बेनिफिट्स ओवर द सेंट्रलाइज सिस्टम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. तो सेंट्रलाइज सिस्टम यानी सिंगल पीसी जिसके ऊपर आप लोग मल्टीपल वर्क कर सकते हो, बट एक वर्क ख़त्म होने तक आप लोग दूसरा कोई भी टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ सेंट्रलाइज सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आप लोग एक सर्वर के अंडर
मल्टीपल क्लाइंट पीसीस को कनेक्ट कर सकते हो और आपका जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम बोलते हैं. Then distributed system offers the many benefit over the centralized system. Number one, scalability. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के जो हमें एडवांटेजेस मिलते हैं उसमें से फर्स्ट एडवांटेज है स्केलेबिलिटी. द सिस्टम कैन ईजीली बी एक्सपांडेड बाय एडिंग मोर मैकेनिज्म एज नीडेड. तो अगर आपको सिस्टम का अगर रैम इंक्रीज करना है या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई फीचर आपको ऐड करना है तो आप लोग जब चाहे इसको एक्सपांड कर सकते हो. दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज provided by distributed system, that is scalability. Redundancy, the several mechanism can provide the same service, so one is unavailable, work does not stop. Additionally, because of the many smaller mechanism can use, the redundancy does not need to be prohibited expensive. फॉर एग्जाम्पल रिडंडेंसी को हम लोग कैसे देखेंगे. रिडंडेंसी यानी रिपीटेटिव. ओके, तो अगर आपका एक सिंगल पीसी है जिसके ऊपर आप लोग सपोज किसी का इंफॉर्मेशन स्टोर करके दे रहे हो या फिर किसी को आप बैंक अकाउंट ओपन करके दे रहे हो, ठीक है. आप पीसी के ऊपर सब अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली, देन आप लोग सेव कर रहे हो, तब आपका पीसी डैमेज हो गया और आपका पीसी बंद हो गया. ओके, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आपको ये चीज़ की रिकवरी नहीं मिलती है. जो डेटा गया वो गया, आपको उसका कोई भी बैकअप नहीं रहेगा. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक मेन सर्वर रहता है और मेन सर्वर के अंडर बहुत सारे क्लाइंट पीसीज रहते हैं. ओके, मेन सर्वर के ऊपर कोई काम नहीं करता, मेन सर्वर के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर होने का काम करता है. तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है आपका डेटा लॉस होने की. ओके, और क्लाइंट पीसी में से सपोज किसी का पीसी डैमेज हो गया, किसी के पीसी की पावर चली गई और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा था और आपको अगर उसको रिकवर करना है तो आप लोग जो बचे हुए रिमेनिंग जितने भी क्लाइंट पीसी रहेंगे वो किसी भी पीसी में आप आपका जो स्क्रीन है उसके ऊपर से पूरा डेटा जो है एक्सेस कर सकते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी और ये एडवांटेज हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मिलता है बिकॉज हम लोग ओवर द नेटवर्क किसी भी पीसी के थ्रू अपना डेटा जो है शेयर या फिर स्टोर करके रख सकते हैं. Then distributed computing system can be run on a hardware that is provided by many vendors and can use the variety of standard based software components. Such systems are independent of underlying software and they can run on various operating systems and can use the various communication protocol. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ आप लोग सॉफ्टवेयर ही नहीं शेयर कर सकते, आप लोग हार्डवेयर जो है उसको भी शेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल हार्डवेयर आप लोग यूज़ कर सकते हो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड सच सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट एंड अंडरलाइन सॉफ्टवेयर. और आपको कंपलसरी ये नहीं है कि अगर जो आपका सर्वर है उसके अंदर सपोज 10 पीसी है और उसमें से आपने एक पीसी को हार्ड ड्राइव लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के बचे हुए 9 पीसीज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके स्टोर होगी. ऐसे नहीं होता. जो हार्डवेयर जो पीसी का आपने लगाया है वहाँ पे आपको सारे क्लाइंट पीसी दिखेंगे बट जो आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए किसी पीसी का आपको सिर्फ वही कॉपी करके आप लोग हार्डवेयर में जाके पेस्ट कर सकते हो. ये भी आपका एडवांटेज है. ऐसे नहीं कि बाकी सबका भी डेटा कॉपी करके आपके हार्डवेयर में आएगा, ऐसे नहीं होता है. सो दिस इज़ द एडवांटेज बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. देन नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कंप्यूटिंग. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर आपने ये सीखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यानी एक सर्वर जो काम करेगा मल्टीपल क्लाइंट के लिए. ओके, मल्टीपल क्लाइंट पीसीज के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो ओवर द नेटवर्क होता है. यानी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ करना है सो कंपलसरी यू हैव टू यूज़ द इंटरनेट कनेक्शंस. ओके, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा तो आप लोग जो ओवर द नेटवर्क जो काम होता है वो नहीं कर सकते. Then next topic is what is parallel computing. Parallel computing refers to the process of executing several processors, an application or computation simultaneously. Generally, it is a kind of computing architecture where the large problem break into the independent, smaller, usually similar parts that can be processed in a one go. It is done by multiple CPU communicating via shared memory, which combines the results done by multiple CPUs which combines the result upon the completion and it helps to performing large computations as it divides the large problem between more than one processor.
सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के अंदर आप जो आपकी इंफॉर्मेशन है या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको शेयर कर सकते हो। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग यानी क्या, तो ये देख सकते हो आप लोग डायग्राम है, ये अगर कोई एरर आपको आ रहा है, पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो आपको एरर आ रहा है वो एरर को आप लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो, और जो प्रोसेसर रहेगा आपका, जो प्रोसेसर यानी जो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का काम करता है, वो प्रोसेसर जो है आपका जो प्रॉब्लम या फिर जो एरर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो आपने ब्रेक किया है, ये ब्रेक मल्टीपल प्रोसेसर्स को शेयर करेगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा। इसको पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है ओवर द नेटवर्क, और पैरेलल कंप्यूटिंग मेमोरी शेयर करने के बाद आप लोग जो है उसके ऊपर काम कर सकते हो, और ये हार्डवेयर के लिए यूज़ होता है। Parallel computing also helps in a faster application processing and task resolution by increasing the available computation power system. The parallel computing principles are used by most supercomputers employed to operate the operational scenarios that need the massive processing power or computation. Generally, पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ कॉमनली यूज देयर। तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या करता है, आपका जो एप्लीकेशन रहता है इसको फास्टली प्रोसेस करने का काम करता है। जितने टास्क आपने दिए हैं वो टास्क वो इजीली रिजॉल्व करके फास्ट करने का काम करेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर एक आपका सर्वर रहता है और क्लाइंट जो मल्टीपल क्लाइंट है, सपोज 5 आपके पास क्लाइंट पीसी है, तो 5 लोग अलग अलग काम करेगा, मतलब 5 लोग अलग अलग काम करेंगे। कोई वर्ड पे काम करेगा, कोई पीपीटी बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहा है, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो उनके पीसी के प्रोसेसर में जाएंगे, वो प्रोसेसर मेन सर्वर को जो है कम्युनिकेट करने का काम करेगा, और मेन सर्वर का जो प्रोसेसर रहेगा वो एट अ टाइम मल्टीपल क्लाइंट पीसी के प्रोसेसर को हैंडल करने का काम करता है, और इसको पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं। ओके क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो सिर्फ क्लाइंट पीसी में नहीं स्टोर होती, वो जाके सर्वर पीसी में भी स्टोर होती है। दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, की जो मल्टीपल प्रोसेसर को एट अ टाइम रिस्पॉन्स करने का काम करता है। There are many reasons to use the parallel computing, such as save time and money, provide the concurrency, solve large problem. Furthermore, parallel computing reduce the complexity. The real-time example of parallel computing is that there are two queues to get a ticket of anyone. If two cashiers are giving tickets to two persons simultaneously, it helps to save the time as well as reduce the complexity. सो बेसिकली पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि अगर सपोज जैसे आपके वाइवा एग्ज़ाम्स होती है, अगर आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं और 80 स्टूडेंट को एक एक्सटर्नल आया है, और एक स्टूडेंट का 5 मिनट्स अगर वाइवा ले रहा है, और अगर आपका रोल नंबर 78 है, तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। ओके बहुत टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो 70 स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तब तक आपका वाइवा नहीं होगा। तो आपका टाइम जो 70 स्टूडेंट को लगने वाला है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो पीसी के अंदर पैरेलल कंप्यूटिंग क्या करता है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग के टाइम पे अगर सपोज़ जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि एक ही अगर एक्सटर्नल 80 स्टूडेंट की वाइवा ले रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने एक्सटर्नल बढ़ा दिए, एक की जगह पे अगर हमने 5 एक्सटर्नल रखे और 5 एक्सटर्नल मिल के 80 स्टूडेंट को हैंडल करेंगे, तो आपका जो वाइवा है वो दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। ओके तो ऐसे ही सेम एग्जांपल अज्यूम करो, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट पीसीज है और मल्टीपल क्लाइंट पीसी के लिए अगर आप लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे हो एक ही सर्वर में, आपने एक सर्वर की जगह पे 2 या 3 सर्वर रखे आपके लैब के लिए या फिर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, और वो 3 जो सर्वर रहेंगे वो अगर 10 क्लाइंट पीसीस को अगर हैंडल करेंगे, तो आपका काम जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मैक्सिमम लोग अभी हम लोग ऑनलाइन ही सब कामें करते हैं, फिर वो ऑफिस का रहे कुछ भी रहे, तो ऐसे टाइम पे अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे और मल्टीपल क्लाइंट पीसीज रहेंगे, तो इसको हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं, और जिसके अंदर आपका टाइम जो है वो भी सेव हो जाएगा और जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है वो भी नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। देन देर आर सम टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। नंबर 1 बिट लेवल पैरेललाइजिंग।
bit level parallelism. The form of parallel computing in which every task is dependent on a processor word size in terms of performing tasks on a large size data, it reduces the number of instructions the processor must execute. There is a need to split operation into the series of instructions. For example, if there is a 8-bit processor and you want to do an operation on 16-bit number, first it must operate the 8 lower order bit and then 8 higher order bit. Therefore, 2 instructions are needed to execute the operation. The operation can be performed with a 1 instruction by 16-bit processor. ओके तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका पीसी 64 बिट का है, अगर आपका पीसी 32 बिट का है और आपका अगर 64 बिट का मेन सर्वर है, तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? मतलब कि अगर लॉजिकली सोचोगे इस चीज़ को, तो 32 बिट के कंप्यूटर ने 32 बिट के सर्वर को ही कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बट इन केस अगर ऐसे नहीं है, तो आपका पैरेलल कंप्यूटिंग आपको हेल्प करता है बिट लेवल पैरेललिज्म में, जिससे क्या होता है कि अगर आपका पीसी 16 बिट का है, 32 बिट का है और आपका सर्वर अगर 64 बिट का है, तो आपका इंस्ट्रक्शन बहुत ईजिली कैरी आउट हो जाएगा। बट अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है और आपका मेन सर्वर 32 बिट का है, तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आप लोग नॉर्मली दोगे, बट आपका जो प्रोसेसर है वो आपके इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, 32 पार्ट में, और वो 2 बार एक इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा, जिससे आपका 32 बिट वाला सर्वर जो है वो प्रॉपरली आपकी चीज़ों को कैप्चर करेगा। दैट इज़ बिट लेवल पैरेललिज्म, मतलब वो चेक करेगा कि आपके पीसी का और सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। In a single CPU clock cycle, the processor decides the instruction level parallelism, how many instructions are implemented at the same time for each clock cycle phase. Processor in instruction level can be have ability to the address that less than one instruction. The software approach the instruction level parallelism function on a statistic parallelism where the computer decide which instruction to execute simultaneously. तो अगर आप लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर मल्टीपल अगर टास्क कर रहे हो और अगर आपका सीपी जो आपका मेन सर्वर है वहाँ से अगर कोई आपको रिप्लाई चाहिए, तो सर्वर के पास एट ए टाइम सपोज 2-3 इंस्ट्रक्शन अगर जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या करेगा कि सबसे पहले चेक करेगा कि कौन से कॉमन इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको वर्ड फाइल में ही 3-4 लोगों को एक फ़ाइल को स्टोर करना है, तो जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस रहेगा पहले प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने का काम करेगा, और जो न्यू रिक्वेस्ट है ऐसे रिक्वेस्ट को वो थोड़े टाइम के बाद सेंड करेगा। इससे क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो जल्दी हो जाती है और जो न्यू इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो आराम से फिर परफॉर्म होते हैं। देन थर्ड टाइप इज़ टास्क पैरेललिज्म is the form of the parallelism in which the tasks are decomposed into a subtask and each subtask is allocated for the execution and the execution of subtask is performed concurrently by processor. ओके टास्क में क्या होता है कि अगर एक ही पीसी के थ्रू क्लाइंट पीसी के थ्रू मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रहे हैं सर्वर पीसी के ऊपर और मल्टीपल क्लाइंट अगर सेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं मेरा लैपटॉप जो है अपने मेन सर्वर से कनेक्ट कर रही हूँ और आपके लैपटॉप, और हम दोनों अगर पीपीटी बना रहे हैं, हम दोनों अगर वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो हमारे इंस्ट्रक्शन जो है सर्वर के पास सेम जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा क्यू में डेटा आ रहा है या फिर बहुत क्यू में अगर रिक्वेस्ट आ रही है, तो टास्क पैरेललिज्म क्या करता है, जितने नंबर ऑफ़ टास्क आए हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करेगा, उसको सब टास्क में डिवाइड करेगा और जिसकी जैसी प्रायोरिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर जो है काम अपना डिवाइड करके स्टार्ट करेगा। इसको टास्क पैरेललिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 टॉपिक हुए हैं, विच इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। देन लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कंप्यूटिंग एंड distributed computing. Parallel computing is a multiple processor perform the multiple tasks assigned then simultaneously, and memory in a parallel system can either be shared or distributed, and parallel computing provide the concurrency and save the time and money. So basically parallel computing की आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि parallel computing के अंदर प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल टास्क को हैंडल करता है, मल्टीपल मेमोरी में मल्टीपल टास्क को जो है हैंडल करने का काम करता है, और इससे आप लोग कॉन्करेंसी कर सकते हैं और आपका टाइम जो है वो जो है सेव होगा।
डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर वी हैव अ मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर विच सीम्स टू बी यूजर एज अ सिंगल सिस्टम. इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर इज अ नो शेयर्ड मेमोरी एंड कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द मैसेज पासिंग. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपके पास इंटरनेट रहेगा और आप लोग मैसेज एक दूसरे को पास करोगे. पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर ओवर द मेमोरी आप लोग चीज़ों को शेयर कर सकते हो. देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर द मेनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड इन पैरेलल सिस्टम द कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन अ डिफरेंट लोकेशन. पैरेलल सिस्टम में जनरली आपकी जो मेमोरी है उसको आपको शेयर करना रहता है. सेकेंड डिफरेंस इज सिंगल कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, यूज़ द मल्टीपल कंप्यूटर. अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिंगल पीसीज के ऊपर एक अगर सर्वर रहेगा तो आपका काम बन जाएगा. यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग प्रोसेसर को जो है शेयर्ड में यूज़ करेंगे. मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म द मल्टीपल ऑपरेशंस. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग मल्टीपल चीज़ों को एट अ टाइम रन कर सकते हो. पैरेलल में भी आप लोग मल्टीपल टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सकते हो बट आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस होने चाहिए. It may have a shared and distributed memory, it have only distributed memory. ओके, पैरेलल में क्या होता है कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी यानी बहुत सारे मेमोरी जो रहेगी, स्टोरेज का जो आपका फैसिलिटी है उसको आप लोग शेयर करके यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप लोग चीज़ों को वर्चुअली स्टोर करते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एक ही मेमोरी को यूज़ करना पड़ता है. तो इस तरीके से डिफरेंस बहुत इजी है दोनों भी टॉपिक, पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेक्चर देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स आता है गूगल क्लासरूम के अंदर जहाँ से आप लोग लिंक ओपन करके देखते हो, वहाँ पे लेक्चर जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे आप आपका नाम एंड रोल नंबर सेंड करो फॉर द अटेंडेंस. योर अटेंडेंस इज़ कंपलसरी. आपकी 75% अटेंडेंस पूरे सिलेबस तक होनी चाहिए. अगर नहीं हो गई तो उसके जो भी डिसएडवांटेज रहेंगे आपको मिलेंगे. इसके लिए स्टार्टिंग से ही आदत लगाओ. जैसे ही लिंक आप लोग ओपन करोगे गूगल क्लासरूम का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपका नेम एंड रोल नंबर सेंड करो और लेक्चर को रोज़ डेली अटेंड करो.